उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर था वो उन्होंने रुकवाया। भारत उसको बिल्कुल नकार रहा है, बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया पूरे स्टेटमेंट और क्लेम को। लेकिन एक और बहुत ऐतिहासिक मीटिंग हुआ है प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर जैरेड कुशनर पहली बार क्रेमलिन में आए और स्टीव विटकॉफ उनके साथ थे। क्या बातचीत हुई जानना चाहेंगे, क्योंकि काश मैं उस कमरे में होती, क्योंकि हम यहीं पर थे और सुन पाते क्या हो रहा है। लेकिन क्या था उस पूरे मीटिंग का अंजाम? अभी इस बातचीत के मायने निकालना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे नहीं लगता आप वहाँ होते भी तो उस चर्चा को सुनकर आपको कुछ हासिल होता। ये बैठक 5 घंटे चली। मैं खुद इतनी लंबी बैठक से ऊब गया था, पर यह बैठक जरूरी थी। और जरा सोचिए, इस पूरी बैठक में विटकॉफ और कुशनर के साथ मैं अकेला था। पर सच कहूं तो ये एक बेहद अहम बैठक थी। हालांकि इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बैठक से पहले हुए समझौते और उससे जुड़े बिंदुओं पर ही बातचीत हुई। पर इस बार हमने एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार बातचीत की, जो कुल मिलाकर काफी सार्थक रहा। नहीं, पर चलिए मैं इस सवाल को थोड़ा पलट के आपसे पूछती हूँ। राष्ट्रपति पुतिन, किस पॉइंट पर जाकर बात अटकी? अगर विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोनों आपसे 5 घंटे, जैसा कि बताया 5 घंटे आपकी उनसे बातचीत चली है, किस बिंदु पर जाकर डिसएग्रीमेंट हुआ, मतलब मामला नहीं निपटा, सहमति नहीं बनी? हाँ, ऐसे कई मुद्दे रहे जिन्हें लेकर विरोधाभास था। ये एक बेहद पेचीदा विषय है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पर ली है। मैं इसे लेकर कटाक्ष नहीं कर रहा, मगर दोनों पक्षों को एकमत करना एक बहुत जटिल काम है। हालांकि मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच इसका हल चाहते हैं, और तभी हमने एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार बात की, ऐसे हर मुद्दे पर जिसे लेकर हम सहमत या असहमत थे। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसका कुछ भी निष्कर्ष निकालना राष्ट्रपति ट्रंप की देखरेख में हो रही बातचीत में बाधा डाल सकता है। उनके कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। उन्होंने पहले यूक्रेन के प्रतिनिधियों से बात की, इसके बाद वो यूरोप गए, फिर वो हमारे पास आए, और इसके बाद वो यूरोपीय हितधारकों और यूक्रेन के प्रतिनिधियों से दोबारा बात करेंगे। हाँ, हमारे बीच उसे लेकर भी चर्चा हुई। So you're saying the 28-point peace proposal is now not on the table, but there were leaked conversations. हालांकि बाद में उन्होंने उन 28 बिंदुओं को 27 में बदला, फिर उन्हीं को 4 पैकेजों में परिवर्तित कर उन पर चर्चा की। हालांकि वो पूरी तरह उन शुरुआती 28 बिंदुओं पर ही आधारित थे। राष्ट्रपति पुतिन, इससे पहले आपने मुलाकात की थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में, जहां पर शांति समझौते को लेकर दावे हो रहे थे, और आपकी बातचीत क्या हुआ था अलास्का में, और कहां पर जाकर सहमति बनी, कहां नहीं बन पाई? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। हमें एक एहसास था, बल्कि सिर्फ एहसास से भी ज्यादा मुझे कोई शक नहीं था कि राष्ट्रपति ट्रंप की एक सच्ची इच्छा है। खैर, आइए इस बारे में बात न करें कि इसका कारण क्या है या किसने सच्ची इच्छा को प्रेरित किया, लेकिन यह निश्चित है कि वो मौजूद है। संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में उनके पास ये समझ है कि ये क्यों समाप्त होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके। इसी क्रम में मानवीय मुद्दों की बात करें तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये उन वजहों में से एक है जिसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप का व्यवहार है, क्योंकि वो हमेशा कहते रहे हैं, और मुझे यकीन है कि ये सच है, कि वे नुकसान को कम से कम रखना चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि उनके मन में इसके मानवीय पहलू भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विचार हैं, राजनीतिक और आर्थिक दोनों, और मुझे यकीन है कि अमेरिका कोई समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। आपने इंटेंशंस की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कुछ कर रहे हैं पीस को लेकर, लेकिन उन्होंने कई सारे क्लेम किए हैं। उन्होंने कहा है 8 वॉर्स रुकवाए, उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर था वो उन्होंने रुकवाया। भारत उसको बिल्कुल नकार रहा है, बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया पूरे स्टेटमेंट और क्लेम को। लेकिन क्या लगता है, क्या ट्रंप ट्रूली एक पीस मेकर हैं, एक ऐसे इंसान जो शांति के लिए काम कर रहे हैं और शांति ला सकते हैं? यूक्रेन को लेकर तो निश्चित रूप से मैं फिर से कह सकता हूं कि इसे लेकर मैं सकारात्मक हूं। मुझे कोई शक नहीं है कि वो ईमानदारी से एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं फिर से ये रेखांकित कर सकता हूं कि अमेरिका के पास इसके लिए अलग कारण हो सकते हैं, मानवीय कारण भी, और राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत मानवीय विचार भी, क्योंकि वास्तव में वो शत्रुता और जनहानि का अंत चाहते हैं। लेकिन उनके राजनीतिक हित भी हो सकते हैं गतिरोध के अंत के लिए रूस और यूक्रेन के बीच, और आर्थिक कारण भी, उदाहरण के लिए ऊर्जा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी। कई ऐसे पहलू हैं जहां अमेरिका और रूस के बीच आर्थिक संबंधों की बहाली दोनों देशों, रूस और अमेरिका के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। उन्होंने मुझे कुछ चिट्ठियां दिखाई जिन्हें कुछ प्रमुख अमेरिकी कंपनियों ने हमारे लिए लिखा था।
जी हाँ, वो चिट्ठियाँ जो अमेरिकी कंपनियों ने लिखी थी कि वो तैयार हैं वापस आने के लिए जब सभी मुद्दे समाप्त हो जाएं, और वो ऐसा करना चाहते हैं और उन्हें ना भुलाया जाए। इसमें इतना आश्चर्यजनक क्या है? आप इतने हैरान क्यों हैं? बहुत से लोग रूस वापस आना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप के लिए उनका पक्ष रखना, कंपनियों की ओर से पक्ष रखने के लिए कंपनियों के पत्र लेकर आना तो बिल्कुल ही अलग मामला है। Индийское правительство правильно говорит, нам зачем уходить, если... But for Trump to make the bidding is what we were For stuck Trump at. to make the bidding, to come with companies, letters from companies, that's a different ballgame altogether. Нет, to do the нет, bidding. нет, 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 вы меня неправильно. नहीं, नहीं, У нас письма आपने от मुझे американских गलत компаний. समझा। У нас уже письма हमारे правильно पास прислали. अमेरिकी कंपनियों के И पत्र просят हैं। о них не забывать, о том, что हमारे они есть. पास Вот наши партнеры सचमुच и бывшие, они अमेरिकी по своей कंपनियों воле के ушли, они पत्र хотят вернуться. मौजूद हैं। Ждут только сигнала политического. लेकिन राष्ट्रपति पुतिन अगर वाकई रूस और यूक्रेन के बीच में शांति होनी है, युद्ध खत्म होना है, तो एक समझौते की तरफ बढ़ना होगा। आपकी नजर में क्या वो बिंदु है जिन पर सहमति बन जाएगी, या जहां पर यूक्रेन मान जाएगा तब ये युद्ध समाप्त होगा? मतलब आपकी नजर में रशिया के लिए विजय क्या है, जीत क्या है? नहीं, पर इससे पहले आपने कहा भी है कि आप और मैं आपको कोट कर रही हूं, आपने ये कहा है कि जब तक ऐसे तमाम क्षेत्र जहां पर अब रूस का वर्चस्व है वहां से कीव की सेना यानी यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हट जाती है पूरी तरह से, तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। क्या है इसका अर्थ? कौन से वो इलाके हैं सर जहां पर आप रूस का वर्चस्व चाहते हैं, उसका डोमिनेंस चाहते हैं, और मानते हैं कि अब वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं होकर रूस का हिस्सा बन जाए? Вы знаете, дело не в победе, как вы сказали, а дело в आप том, что जानते Россия हैं, стремится जैसा कि आपने защитить, कहा, обязательно сделает, बात защитить जीत की своих नहीं है। интересов. बात इस बात की है कि रूस अपनी रक्षा कर रहा है और करता हैगा। हमारे हितों की और उन लोगों की जो वहां रहते हैं, ये हमारी परंपरागत मूल्य, रूसी भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात है। साथ ही ये धर्म और आस्था की भी रक्षा है जो सदियों से उन क्षेत्रों में मौजूद रही है। आप जानते हैं कि यूक्रेन में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है। चर्चों में जबरन कब्जा किया गया और लोगों को वहां से निकाल दिया गया। मैं तो यहाँ रूसी भाषा पर प्रतिबंध की बात भी नहीं कर रहा। ये एक जटिल और व्यापक मुद्दों का समूह है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हम युद्ध शुरू करने वालों में से नहीं थे। पश्चिम ने यूक्रेन के साथ मिली भगत की और वहां तख्ता पलट को अंजाम दिया, और उसके बाद यूक्रेन में घटनाएं हुई, खासकर दक्षिण पूर्व में और फिर डोनबास में। ये चर्चा में भी नहीं है। 8 साल, पूरे 8 साल हम शांतिपूर्ण तरीकों से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने इसे मिन्स्क समझौतों में शांतिपूर्ण सेटलमेंट के रूप में दर्ज किया, इस उम्मीद में कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकेगा। बाद में हमें पता चला कि जो पश्चिमी नेता ये सार्वजनिक रूप से कहते थे, उन्होंने कभी भी मिन्स्क समझौतों को पूरा करने का इरादा नहीं रखा था। उन्होंने केवल इसलिए इसे साइन किया ताकि यूक्रेन को हथियार देने का मौका मिल सके और हमारे खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रखा जा सके। तो हमें 8 साल तक डोनबास में रहने वाले लोगों के मारे जाने के बाद, जिसकी याद पश्चिम में कोई नहीं रखता, पहले उन गणराज्यों को मान्यता देनी पड़ी और दूसरे उन्हें समर्थन देना पड़ा। और अब ये विशेष सैन्य अभियान युद्ध की शुरुआत नहीं है। ये उस युद्ध को समाप्त करने का प्रयास है जो पश्चिम ने यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के हाथों हमारे खिलाफ शुरू किया था। यही असलियत है, यही विवाद की जड़ है। और हम इस युद्ध को तब खत्म करेंगे जब हम तय करेंगे कि हमने वो लक्ष्य हासिल कर लिए हैं जो हमने विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत में निर्धारित किए थे, उन क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए। So what is that goal? What is the end game for Vladimir Putin in Ukraine? Так я же сказал, мы признали вот эти... Послушайте. देखिए, 8 साल तक हमने उन खुद को स्वतंत्र घोषित करने वाली गणराज्यों को मान्यता नहीं दी। 8 साल तक उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान किया हुआ था, और हम कोशिश करते रहे कि यूक्रेन के बाकी हिस्सों और इन गणराज्यों के बीच कोई रिश्ते बन सके। फिर हमें समझ आया कि ये मुमकिन ही नहीं है, उन्हें तो बस खत्म किया जा रहा था। तभी हमें मजबूर होकर उन्हें मान्यता देनी पड़ी, और सिर्फ कुछ हिस्सों को नहीं बल्कि उनकी वही प्रशासनिक सीमाएं माननी पड़ी जो सोवियत काल में थी और बाद में स्वतंत्र यूक्रेन बनने के बाद भी थी। फिर वहां के लोग मतदाता रेफरेंडम में गए और उन्होंने मतदान किया कि वहां से सेना हटाई जाए और कोई भी सैन्य कार्रवाई ना की जाए, लेकिन उन्होंने युद्ध को ही चुना और अब मामला साफ हो गया। और बात एक ही चीज पर आकर टिकती है, या तो हम सैन्य कार्रवाई के जरिए उन क्षेत्रों को मुक्त करें, या फिर यूक्रेनी सेना वहां से हट जाए, उन इलाकों को छोड़ दे और वहां के लोगों की हत्या करना बंद करे। Путем освободим эти территории, либо украинские войска в конце концов покинут эти территории и прекратят там убивать людей. राष्ट्रपति पुतिन, मैं आप ही को कोट करना चाहती हूँ। वो तारीख थी 8 मार्च की, साल था 2014, जब क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद आप फेडरेशन काउंसिल को एड्रेस कर रहे थे, और आपने कहा कीव इज द मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज, यानी कीव सभी रूसी जो शहर हैं उनकी माँ के समान है। इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? आप जानते हैं, मैंने कभी कुछ भी ऐसा आविष्कार नहीं किया जो ऐतिहासिक हो। रूसी राज्य शुरू में अलग अलग सेंटर से बना था। पहली राजधानी ऐतिहासिक डेटा के अनुसार उत्तर पश्चिम में नोवगोरोड शहर के आसपास स्थित थी। बाद में राज्य की राजधानी डेलिकेट शहर में चली गई और बाद में कीव हुई। ये रूस का इतिहास था, और तब से कीव को रूसी शहरों की माँ कहा जाता था।
Потом история разворачивалась बाद में таким इतिहास का रुख образом, बदला और что प्राचीन रूसी раздел राज्य का बंटवारा हो древнерусского गया। государства, प्राचीन часть रूसी राज्य का एक его, हिस्सा часть मॉस्को में एक этого सेंटर के единого साथ विकसित होना когда-то शुरू русского हुआ государства, और इसका दूसरा हिस्सा появился с центром दूसरे Москвы, देशों के साथ मिल часть, गया, जैसे попала कीव और в कुछ другие दूसरी страны, जमीनें। например, вот это, ये जमीनें पहले लिथुआनिया के часть, साथ मिलकर Киев, एक राज्य там, का हिस्सा थी। другие земли, बाद में पोलैंड के साथ эти मिलकर части попали पोलिश राज्य का сначала, हिस्सा बन गई। в तो प्राचीन вместе रूसी с राज्य का वह образованием हिस्सा с Литвой, 17वीं потом सदी में объединились पोलैंड с में Польшей, खत्म हो गया। The fact that, you're mentioning the history, and it brings me to what I did when the conflict was underway. I had traveled to Donetsk, I traveled to Luhansk, Zaporizhia, Kherson, and most of the people over there are Russian speaking. They speak Russian language. They were very disappointed with Kyiv that it was banned in eastern Ukraine. But they were also a little shocked that how is Putin doing this to us? We are his people. A lot of women I spoke to were in shock. So what do you have to say to people in eastern Ukraine who actually have families in Russia, who on a daily basis move from Ukraine to Russia? So what do you have to say to them? Я не понял вопроса. मैं समझा नहीं वो किस लिए हैरान थे। Чем? That they were shocked that there was an operation that happened and their homes were destroyed because they lived in eastern Ukraine and they have love for Russia and the Russian people and they're Russian speaking themselves. इसका जवाब बड़ा आसान है कि वो क्षेत्र कीव के कंट्रोल में थे और जो क्षेत्र कीव के कंट्रोल में नहीं थे उनको पूरे तरीके से कीव ने बर्बाद कर दिया और इसलिए हम मजबूर हो गए उन इलाकों का साथ देने के लिए जो नष्ट कर दिए गए। लोगों ने रेफरेंडम के लिए खुलेआम बोलना शुरू कर दिया। जो आज़ादी चाहते थे इधर आए और जो नहीं चाहते वो दूसरी तरफ जा सकते थे। हम उन्हें मना नहीं करेंगे, वो बेशक जा सकते। ज़ेलेंस्की की अगर बात करें तो बहुत कुछ उनको प्रॉमिस किया गया, नेटो मेंबरशिप, ईयू मेंबरशिप, लेकिन ऐसा अब तक कुछ हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है नेटो मेंबरशिप कभी भी ऑन द टेबल था यूक्रेन के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए? जब ज़ेलेंस्की सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि वो हर हालत में शांति की कोशिश करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपना करियर दांव पर लगाना पड़े। अब देखिए सब कुछ दूसरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब वो छोटे से समूह नेशनल रेडिकल फासिस्ट की मदद से हल निकाल रहे हैं। ये सरकार अपनी सोच से न्यूनाजी है। इनके राष्ट्रवाद और न्यूनाजी की परिभाषा एक ही है और इसी वजह से सारा माहौल युद्ध का बना। नाकामयाबी ही मिली। उनके लिए सबसे जरूरी है ये समझना कि शांतिपूर्ण वार्ता से ही हर समस्या का हल मुमकिन है और यही बात हम उनको साल 2022 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो करना चाह रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन, मैं आप ही को कोट कर रही हूं, आपने कहा कि नेटो का ईस्टर्न एक्सपेंशन यानी नेटो का पूरब की तरफ विस्तार आपको स्वीकार्य नहीं है और वही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्या वाकई नेटो से रशिया को इतना बड़ा खतरा है या सिर्फ ये एक प्रिटेक्स्ट रहा, एक आधार बना जो आपने यूक्रेन के खिलाफ कदम उठाया? देखिए नेटो जो है वो एक बिल्कुल अलग मसला है। रूसी भाषा, संस्कृति, धर्म, हम यहाँ पर कुछ भी असाधारण नहीं मांग रहे। रूसी संस्कृति, रूसी भाषा, धर्म और यहाँ तक कि क्षेत्रीय सवाल, ये सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब एक अलग श्रेणी की बातें हैं, जबकि नेटो पूरी तरह से दूसरी ही चीज है। हम कोई अनोखी, कोई अभूतपूर्व मांग नहीं कर रहे। एक मूल सिद्धांत है, किसी भी देश की सुरक्षा दूसरे देश की सुरक्षा का उल्लंघन करके नहीं हो सकती। ये सिर्फ किताबों में लिखी लाइन नहीं है। अगर सुनने में कठिन लगे तो मैं इसे बहुत सरल भाषा में कहूंगा। यूक्रेन समेत हर देश को अधिकार है कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है वो स्वयं तय करे। हम इस अधिकार को यूक्रेन से छीन नहीं रहे, लेकिन बात यह है कि यूक्रेन की सुरक्षा रूस की सुरक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन सोचता है कि नेटो में शामिल होना उसके लिए अच्छा है, पर हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये कदम रूस की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा होगा। इसलिए जरूरत है एक ऐसा तरीका खोजने की जिसमें आपकी सुरक्षा भी बनी रहे और हमारी सुरक्षा खतरे में ना पड़े। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि जो वादे हमें किए गए थे उन्हें बस पूरा किया जाए। ये कोई कल उठाया गया मुद्दा नहीं है। ये तो तब तय हुआ था जब मैं सत्ता में भी नहीं था। उन्होंने खुद कहा था 1 इंच भी पूर्व की ओर विस्तार नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी नेटो ने कई बार विस्तार किया और अब वे यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करने की कवायद में थे। यही कारण है कि असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि नेटो एक सैन्य गठबंधन है और उसका आर्टिकल 5 आज भी उतना ही प्रभावी है, लेकिन कोई हमारी सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से नहीं लेता। जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ था तो उसके पहले ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों में सैन्य तटस्थता की घोषणा थी और यही यूक्रेन की राज्य व्यवस्था की नींव बनी। उसकी संप्रभुता की घोषणा जिसमें साफ लिखा हुआ है कि यूक्रेन तटस्थ रहेगा। प्रेसिडेंट पुतिन, यहाँ पे अगर हम क्राइमिया की बात करें, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपको G8 से हटा दिया गया और अब कहीं ना कहीं वेस्ट ये कह रहा है कि रूस अकेला अलग थलग खड़ा है, कि उन्होंने वो सक्सेसफुल रहे रूस को कोट एंड कोट आइसोलेट करने में। हमें क्रीमिया पोर्ट को लेने की जरूरत नहीं, वो हमारा है। हमारी नौसेना यूक्रेन से समझौते के तहत वहां पहले से ही मौजूद थी। सेवास्तोपोल के नौसेना के पोर्ट पर सोवियत संघ विलय होने के बाद से सेना वहीं थी। ये एक फैक्ट है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। हमने क्रीमिया पोर्ट पर
कब्जा नहीं किया, हम उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े जो कि अपने भविष्य को इनके हाथों में छोड़ चुके थे। उनका मानना था जब सोवियत संघ का विलय हुआ तो उनकी मर्जी नहीं पूछी गई, पर अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के बाद उन्हें ये मंजूर नहीं था। और किसी को लगता है कि रूस कुछ और करेगा तो ये गलत है। रूस हमेशा अपनी भलाई की रक्षा करेगा। कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन कि रूस G8 में वापस जुड़ना चाहता है, ऐसा हो रहा है? नहीं, आप ये बहुत दिलचस्प जवाब आप दे रहे हैं। मतलब इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि आप खुल के कह रहे हैं कि आपको G8 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब G7 से वापस G8 बने और आपको हिस्सेदारी मिले। ये एक दिलचस्प टिप्पणी है और आप सही कह रहे हैं। मैं इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट हूँ। देखिए, सच बात यह है कि मैं इन बैठकों में जाना बहुत पहले ही बंद कर चुका था। ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं सच में नहीं समझ पाता कि G7 देश खुद को G7 क्यों कहते हैं। G यानी ग्रेट, यानी बड़े। लेकिन जरा सोचिए, आज भारत क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो फिर क्षमता के लिहाज से यूके या कुछ और देशों की स्थिति क्या है? मुझे ये थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन ठीक है, उनका अधिकार है खुद को जो कहना चाहे। हाँ, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं हाईटेक हैं, उनकी नींव मजबूत है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है और ये रुझान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये उनकी सरकारों की गलत नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसे जर्मनी को देखिए, 3 साल से मंदी में है। फ्रांस कठिन हालात में है, मंदी के बिल्कुल करीब, और यही स्थिति कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भी है। लेकिन यह भी सच है कि G7 अभी भी एक महत्वपूर्ण मंच है। वो काम करते हैं, चर्चा करते हैं, फैसले लेते हैं। उन्हें शुभकामनाएं, उनका भला ही हो। लेकिन फिर भी एक समय आया जब मैंने इन बैठकों से पूरी तरह दूरी बना ली, और ये यूक्रेन की घटनाओं की वजह से नहीं था, बल्कि कुछ और कारण थे जिन पर मैं अभी विस्तार में नहीं जाना चाहता। खैर, हम अपने अमेरिकी साझेदारों को इस बारे में पहले ही बता चुके हैं। हाँ, उस बैठक में भी हमने इस मुद्दे का जिक्र किया था, विशेष तौर पर मिस्टर मेटकाफ के साथ हुई चर्चा में, क्योंकि ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। You informed them in this meeting, during this meeting. И на этой тоже. Wow. With Mr. Witkoff. हाँ, पहले भी दी और इस बार भी दी। Oh, that's a very important aspect to it. But you have visited China. Вы так думаете? आपको ऐसा लगता है? Так важно. मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अहम है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मुलाकात हुई, जो कि 5 घंटे चली, उसमें आपके सामने ये प्रपोजल आया था कि G8 फिर से हो जाए और आप उसमें शामिल हो जाए, और आपने इससे इनकार कर दिया कि आपको इसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, ये विषय बस सामने आ गया। देखिए, मैंने स्टीव विटकॉफ को समझाया कि मैंने पहले G8 की बैठकों में जाना क्यों बंद किया। सच कहूं तो कोई प्रस्ताव ही नहीं आया, बल्कि जब ये विषय आया तो मुझे वो समय याद आया जब मैंने वहां जाना बंद किया था। वो 2012 का समय था, रूस में राष्ट्रपति चुनाव के बाद। फिर मैं एक बार कुछ समय के लिए गया और फिर उसके बाद नहीं गया। हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसे काम करने दीजिए, लेकिन आप जानते हैं दूसरे बड़े संगठन भी सामने आ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स, SCO और G20 अभी भी सक्रिय हैं, और हम इन सभी प्लेटफॉर्म्स में हिस्सा ले रहे हैं। हमें इसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब दूसरे पहलू को देखें, रूस और यूरोपीय संघ के बीच वर्तमान संबंधों की स्थिति क्या है? ये सामान्य नहीं है। तो सोचिए, अगर मैं G8 जाऊं तो मैं G8 के सदस्यों से कैसे बात करूं? अगर वे मुझसे बात करना ही नहीं चाहते, वहां मैं क्या करूं? खैर, हम शायद इस पर बाद में बात करेंगे। ठीक है, आपकी बात मानते हैं, और कई मुद्दों पर आपने तमाम अन्य संगठनों के और जो पश्चिमी वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जिसमें वर्चस्व है पश्चिमी देशों का, आप कह रहे हैं कि उसमें हमको हिस्सा ही नहीं लेना है, उसमें मुझे जाना ही नहीं है, मैं वहां पर सार्थक तरीके से जाना चाहता हूं जहां पर महत्व है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि फिर इसका ऑल्टरनेट, इसका विकल्प है क्या? रिक्स है, ब्रिक्स है, ग्लोबल साउथ है, SCO है, क्या है? आपने पूछा कि क्या दुनिया बदल रही है, क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? देखिए, बात यह है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आजकल बदलाव की गति बहुत तेज हो गई है और हम इसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। असल में हम वैश्विक आर्थिक बदलाव और हलचल के गवाह हैं। ये बदलाव यूक्रेन या अन्य संघर्ष क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। इसके बारे में हम एक और घंटा बात कर सकते हैं और मुझे इससे खुशी होगी, लेकिन शायद आपके दर्शक हमारी इस चर्चा से ऊब जाएं। लेकिन तथ्य यही है कि विकास के नए केंद्र बन रहे हैं, तेज विकास, मजबूत विकास। ये बदलाव खासकर ग्लोबल साउथ में हो रहा है। मैं दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया भी तेजी से उभर रहा है। यहाँ लगभग 300 मिलियन लोग हैं। भारत जितने 1.5 अरब नहीं, लेकिन फिर भी एक तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ता देश है। इसी तरह अफ्रीका भी तेजी से विकास कर रहा है, और ये विकास और तेज होगा क्योंकि वहाँ युवा आबादी है, उनका भविष्य है, और वे उच्च जीवन स्तर की मांग करेंगे। कुल मिलाकर इसे रोका नहीं जा सकता। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव की गति बढ़ती ही जाएगी। हम अक्सर सुनते हैं कि हाल ही में रूस अपने संबंधों को ग्लोबल साउथ और एशिया के साथ नए सिरे से समायोजित या पुनः निर्धारित कर रहा है, पर सच ये है हम ऐसा लंबे समय से कर रहे हैं। С начала 2000-х годов.